Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is conflict resolution as a means of change. तो conflict हमने पढ़ा था कि when two or more parties have opposing interest, it is conflict. And conflict resolution is to solve the conflict between two parties. ठीक है, conflict transformation, conflict prevention या फिर जो हम कह सकते हैं कि पीस मेकिंग, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग, ये टेक्निक्स हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कुछ। तो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो एज अ मीन ऑफ चेंज कैसे होता है, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव फंक्शंस हैं उनको हम लेकर डिस्कस करेंगे कि चेंज कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्पाइट द पॉसिबल risk of destructive consequences, conflict bear the opportunity for various positive functions if handled adequately. Some of them are listed below. ठीक है, सिंपल है कि जब कॉन्फ्लिक्ट को अगर सही तरह से हैंडल किया जाए, उसको सही तरह से रिजॉल्व किया जाए, तो ये कुछ चेंजेस जो है वो सोसाइटी के अंदर लेकर आता है। तो वो चेंजेस कौन कौन सी हैं? एक तो है कॉन्फ्लिक्ट कैन इन्हांस आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस को कैसे इन्हांस करता है? कॉन्फ्लिक्ट शो दैट समथिंग इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ और रिलेशनशिप विद अदर्स कैन नॉट कंटिन्यू एज इट वाज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या बताता है कि इंडिविजुअल की लाइफ में या जो रिलेशनशिप हैं दूसरों से, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। टू फाइंड आउट व्हाट वी कैन एंड व्हाट आवर प्रायोरिटीज़ आर for shaping our lives requires an awareness and understanding of these issues. Conflict may act as an incentive to start the self-awareness process, and in this way may help the individual assert their personality as separate from aspirations, beliefs and behaviors of others around them. ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इंसान को उसकी आइडेंटिटी देता है, और रिलेशंस हमेशा एक जैसे नहीं होते। वक्त के साथ साथ इंसान को पता चल जाता है कि क्या चीज़ उसके सेल्फ इंटरेस्ट में ठीक है और क्या चीज़ उसके सेल्फ इंटरेस्ट में ठीक नहीं है, और उसकी जो एस्पायरेशंस हैं, बिलीव्स हैं और बिहेवियर हैं, वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो जो ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर एक चेंज आता है। ठीक है, वो इंसान को अपनी आइडेंटिटी मिलती है, इंसान को इंडिपेंडेंस मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान का आप कॉन्फ्लिक्ट लें, वहाँ पर भी जो इशू था वो इंडिपेंडेंस का और आइडेंटिटी का इशू था। जब ये इशू रिजॉल्व हुआ तो दो ग्रुप्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। ठीक है, इंडिया को अपनी आइडेंटिटी मिल गई और पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी मिल गई। तो इट इज़ अ मीन ऑफ चेंज, वी कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मीन्स ऑफ चेंज होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन ग्रुप आइडेंटिटीज़। ठीक, ये भी इसके साथ लिंक्ड है थोड़ा बहुत, कि जो ग्रुप आइडेंटिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश करता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट टेंड टू क्रिएट clearer boundaries which help to determine who is the part of in group and who is the part of out group। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है, अब जब हमें अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है तो उसके बाद हमारी बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, कि ये हमारे ग्रुप का पार्ट कौन है और जो दूसरा हमारा अपोजिंग ग्रुप है उसका कौन पार्ट है। ठीक, बाय डिस्कसिंग इश्यूज, बिलीव्स एंड इंटरेस्ट, द मेंबर्स क्रिएट अ मोर शार्पली डिफाइंड आइडियोलॉजी ऑन विच दे एग्री। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या देता है? बेसिकली आपको एक आइडियोलॉजी देता है जिस पर आप सब एग्री होते हैं, जिस पर आपका एक ग्रुप बनता है। ठीक है, in this way, conflict can help individuals to understand how they are part of a certain group. It may also incite them to take actions to defend the group's interest. तो फिर क्या होता है कि जब आपको अपनी आइडेंटिटी मिल गई है ना कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के थ्रू, अब उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए आपके कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर ग्रुप उसे परस्यू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे जो ग्रुप्स हैं रीजन के अंदर, इंडिया एंड पाकिस्तान आइडेंटिटी की बेस पर, रिलीजन की बेस पर डिफरेंट है। तो दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो ये दोनों अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से ये एक चेंज इनके अंदर आता है। पहले वो एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे थे तो सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक थे, उनके इंटरेस्ट एक थे। लेकिन जब वो सब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुआ, सब कॉन्टिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, अब वो एक कौन कौन से लोग किस किस ग्रुप का पार्ट हैं, ठीक है, और कौन कौन से लोग जो हैं वो ग्रुप में शामिल नहीं हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको
इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना और ग्रुप आइडेंटिटी देना, ये कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉजिटिव चेंज है जो लोगों के अंदर आता है। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट कैन बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स, ये भी उसके साथ लिंक्ड है। एट टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल who did not have a previous relationship. During the process of conflict and its transformation, opposing parties or individuals may realize they have common interest and begin to work to develop a relationship. ठीक है, कि अब देखें कि ये होता है ना कि जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो दो पार्टीज़ होती हैं। ठीक, अब जो लोग हैं, कुछ लोग तो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक ग्रुप का साथ देते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप का साथ देते हैं। जस्ट लाइक इन पॉलिटिक्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ लोग जो होंगे वो एक पार्टी का साथ देंगे, कुछ दूसरी पार्टी का साथ देंगे। तो इस तरह से न्यू रिलेशंस बिल्डअप होते हैं। ठीक है, इवन आपकी क्लास में दो गर्ल्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो कुछ लड़कियां एक लड़की का साथ देंगी और कुछ जो है वो दूसरी लड़की का साथ देंगी। तो जो स्टूडेंट्स एक गर्ल का साथ देंगी तो वो उसके साथ तो उनका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएंगी, और दूसरी लड़कियां जो अपनी फेलो का साथ देंगी तो उसके साथ उनके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग पाकिस्तान के हक़ में थे तो उनके एज़ अ पाकिस्तानी हमारे साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड हुए, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो सिख हैं। और जो लोग इंडिया के साथ थे, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, देखें कितने मुस्लिम्स हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करके नहीं आए, बिकॉज उनके वहाँ पर उनके साथ रिलेशनशिप्स जो है वो डिवेलप हो गए थे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो न्यू रिलेशनशिप्स डिवेलप करता है, जो आपका मुश्किल वक्त में साथ देता है उसके साथ आप, तो इस तरह से आपके जो न्यू रिलेशंस हैं वो बिल्ड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि कॉन्फ्लिक्ट कैन क्रिएट कोएलिशन। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोएलिशंस कैसे बनाता है? फेसिंग अ कॉमन ओपोनेंट कैन क्रिएट न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द पीपल हु वर प्रीवियसली अनरिलेटेड। ठीक, प्रीवियसली जो लोग अनरिलेटेड होते हैं उनका एक नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, समटाइम्स ओपोनेंट्स कैन इवन ओवरकम प्रीवियस एंटेगोनिज्म एंड कम टुगेदर to build coalitions, achieve common goals और fend off a common threat। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये चल रहा है कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो यूनाइटेड हो गई हैं। तो इस यूनाइटेड होने का मतलब यही है कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को डिफीट करने के लिए उनको आपस में जो यूनाइट होना है वो ज़्यादा बेहतर लगा है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये चलता है। ठीक है, ये एक जो असूल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में याद रखा जाता है अक्सर कि एनिमी ऑफ एनिमी इज़ अ फ्रेंड, कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो दोस्त होता है। तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि जिन लोगों से उनकी होती है एनिमिटी होती है वो उन लोगों के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, वो उन लोगों के साथ कोएलिशंस बना लेते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक चेंज है कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या बनता है, एट द एंड कोएलिशन बनता है। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी कोएलिशन बनाए जाते हैं और उसको गेन करने के लिए भी कोएलिशन बनाए जाते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन करने के लिए भी। तो जैसे पीडीएम ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक कोएलिशन बनाया हुआ है, इसमें अब आप कहाँ नून लीग और कहाँ जो है पीएमएलएन के साथ जो पीपल्स पार्टी है उसका हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इन दोनों पार्टीज़ के, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स रहे हैं। लेकिन पीटीआई के साथ चूंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट है तो इसको रिजिस्ट करने के लिए उन्होंने आपस में कोएलिशन बना रखा है। तो ये चीज़ एक कॉन्फ्लिक्ट में होती है कि कॉन्फ्लिक्ट में जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान में कोएलिशन बन जाते हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को डिफीट करने के लिए। ठीक है, और अक्सर गवर्नमेंट में आने के लिए भी जो मेजॉरिटी पार्टीज़ होती हैं वो आपस में कोएलिशन बना देती हैं। ठीक है, टू मेजर पार्टीज़, और उस तरह से वो गवर्नमेंट वहाँ पर अपनी सीट्स पूरी करके वहाँ पर गवर्नमेंट वो बना लेती हैं। तो नेक्स्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स और मॉडिफाइज रूल्स, नॉर्म्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कॉन्फ्लिक्ट में नए रूल्स, नए नॉर्म्स, नए लॉज एंड नए इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाता है? If there is readiness for a conflict transformation, it is through the rising and discussion of issues that rules, norms, laws and institutions are created. सिंपल एग्जांपल यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड की दी हुई है जिसमें मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनी थी।
यूरोप के अंदर एंड वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इन लाइट सर्व एज यूनिफाइंग फोर्स एंड ऑफ स्टेबिलिटी, ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि एशिया के अंदर जो नेशन स्टेट्स बनी हैं, दीज आर द क्लियर कट एग्जांपल वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद नए इंस्टीट्यूशन स्टेट की फॉर्म में जो है वो सामने आते हैं और नए इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में सामने आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अगर हम एग्जांपल लें तो लीग ऑफ नेशन इज़ अ गुड एग्जांपल कि अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुए तो उसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाई है, ठीक है। और फिर जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो दोबारा से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड पर जो यूनाइटेड नेशंस है, तो यूनाइटेड नेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ नॉर्म्स दी गई हैं वियना कन्वेंशन के अंदर। तो ये सारी किस वजह से आई हैं? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। की हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, वर्ल्ड वॉर्स की वजह से ब्लड शेड बहुत ज़्यादा हो गया था। उस ब्लड शेड को ख़त्म करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक तरह से पीसफुल कन्वेंशन किया है और उस पीसफुल कन्वेंशन के नतीजे में पीस ट्रीटीज़ के नतीजे में इंस्टीट्यूशन सामने आए, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नई ऑर्गेनाइजेशंस, नए इंस्टीट्यूशंस, नए लॉज, नए नॉर्म्स, नए रूल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम OIC की एग्जांपल लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के वेस्ट को अपोज करने के लिए OIC बनाई गई है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में या इंस्टीट्यूशंस बनाने में या उनका स्ट्रक्चर बनाने में, या क्योंकि आप देखें आप हर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, ठीक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो रूल्स एंड लॉज के बगैर हो। कोई नई नेशन स्टेट ऐसी नहीं है जो रूल्स और लॉज के अगेंस्ट हो। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो रूल्स एंड लॉज के अलावा हो, उसके बगैर नहीं है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट का इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने में, इनको मॉडिफाई करने में और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर मेंशन तो नहीं है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम ले सकते हैं जो हेगल की थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक है। तो हेगल की ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि सोसाइटी के अंदर जब भी एक आइडिया आता है तो उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा आइडिया लाजमी आता है। वो जो दूसरा आइडिया होता है वो पहले आइडिया देने वाले के साथ या उसके ओपोनेंट के साथ या उसके जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उनके साथ एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। कि फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया तो कि एक जो चेयर है वो ऐसी होनी चाहिए, 2 टांगों वाली होनी चाहिए। दूसरा साइंटिस्ट आगे गए कि नहीं जी जो चेयर है वो 4 टांगों वाली होनी चाहिए। अब ये दो के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए वो एक नया आइडिया सामने लेकर आएंगे। तो वो जो नया आइडिया है इट इज़ अ मीन्स ऑफ चेंज, हम कह सकते हैं, ठीक है। जो अपोजिंग कॉन्फ्लिक्ट है वो चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर। सिमिलरली अगर कोई रूल्स दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कॉलेज के अंदर 2 लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर जो यहाँ पर रूल्स बनाने वाले हैं वो ये कहें कि कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होना चाहिए और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए, या स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरा जो है वो ये कहे कि इन चीज़ों को मैटर नहीं करते, जस्ट स्टैंडर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एक टीचर ये कहे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा टीचर ये कहे कि जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों के पॉजिटिव आइडियाज़ आप जब इनको रिजॉल्व करेंगे, इनका कॉन्फ्लिक्ट, इनके पॉजिटिव आइडियाज़ आप निकालें कि स्ट्रिक्टनेस के लिए आप कॉलेज के अंदर एक डिसिप्लिन जो है वो बना लें, ठीक है। डिसिप्लिन इंचार्ज आप रख लें। वो जो डिसिप्लिन इंचार्ज होंगे वो स्टूडेंट्स को साइड बाय साइड रेगुलेट करते रहेंगे। और दूसरी तरफ आप एजुकेशन स्टैंडर्ड, दूसरे का आप एजुकेशन स्टैंडर्ड वाला निकाल लें कि अच्छे अच्छे टीचर्स हम यहाँ पर हायर करेंगे ताकि कॉलेज का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हो वो अच्छा हो। तो ये जो थीसिस और एंटी थीसिस में, यानी आइडियाज़ और एंटी आइडियाज़ में जो नया आइडिया सामने आए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ चेंज। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मीन्स ऑफ चेंज होता है। उसके अलावा हम इसको कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ बैटल ऑफ डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन टेंड्स टू बी इनफ्लेक्सिबल, ठीक है।
कि जो बैटल ऑफ डिसएग्रीमेंट है, सिंपल आप फर्स्ट डे से ये पढ़ते आ रहे हैं कि दो लोगों के दरमियान जब डिसएग्रीमेंट होता है तो उनके दरमियान क्लैश जो होता है उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. वन वे और अनदर अ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय डेफिनेशन विल रिक्वायर द पार्टीज़ टू चेंज. ठीक कि जो रेजोल्यूशन होता है वो पार्टीज़ को चेंज करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एज अ मीन्स ऑफ चेंज है. इफ़ दे आर एबल टू अचीव अ रेजोल्यूशन टू देयर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, they will have necessarily shifted their understanding of beliefs about the conflict, the other party or parties and possible settlement solution. ठीक कि अब ये होता है कि जब आप दो पार्टीज़ को बिठाते हैं ना उनका उनका रेजोल्यूशन करने के लिए, तो उस रेजोल्यूशन के अंदर ये होता है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, उनका कॉम्प्रीहेंशन लेवल चेंज होते हैं, उनके आइडियाज़ चेंज होते हैं, उनके बिलीफ्स चेंज होते हैं वहाँ पर. ठीक है, जब उनका आपस में रेजोल्यूशन होता है दो पार्टीज़ का, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चेंज लेकर आते हैं. एज वी वर्क टू हेल्प द पार्टीज फाइंड देयर वे और टू एग्रीमेंट, वी आस्क देम टू लुक एट देयर प्रॉब्लम इन न्यू वेज, to understand the other's perspective differently, to consider solutions they may not have anticipated. कि इससे पहले जो solutions हैं उन्होंने anticipate नहीं किए, वो नए नए सॉल्यूशंस एंटीसिपेट करें. ठीक है, नए नए सॉल्यूशंस लेकर आएँ अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझें, वो उसके लेवल को भी जाकर देखें, वो उनकी वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को भी समझने की कोशिश करें. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ चेंज. सो दीज आर सम वेज थ्रू विच कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम अ मीन्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी.